गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फॉलोइंग पॉइंट: बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फ्यूना, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, जोलॉजिकल पार्क, रेड डाटा बुक, माइग्रेशन, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी। वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत तरीके के एनिमल्स, बहुत तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक एनिमल हर जगह इक्वली पाया नहीं जाता, कुछ अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके के एनिमल पाए जाते हैं। देखिएगा, सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमारे फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती है। देखिएगा, द टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। इसका कारण है, इसका मतलब ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट हैं, उन पर क्लाइमेटिक इफेक्ट प्लस सॉइल इफेक्ट भी पड़ता है। यानी कि सॉइल के आधार पर, क्लाइमेट के आधार पर डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट डिफॉरेस्टेशन। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इन रिजल्ट इन लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ सेवरल प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दैट एरिया। देखिए, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि बड़ी मात्रा में ट्रीज को काटना। जब ट्री कटते हैं तो उस जगह के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्टेड होते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉज और डिफॉरेस्टेशन। क्या कारण है कि हम पेड़ों को काटते हैं? नंबर 1, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर यूज, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, इसलिए हम पेड़ों को काटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोक्योरिंग टिम्बर ऑफ बिल्डिंग, हाउस, रोड्स, रेलवे ट्रैक, डैम्स। देखिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? जमीन चाहिए। तो हम जो लैंड होती, जो हमारी फॉरेस्ट लैंड होती है, हम उसको काटते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग। बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, बड़ी इंडस्ट्री जो स्टेबलाइज होती हैं, वो इन्हें एक लार्ज स्केल एरिया चाहिए, तो उसलिए हम फॉरेस्ट को काटते हैं। दूसरी चीज, माइनिंग के लिए, कोल माइन एरिया है, तो वहां पर माइनिंग के लिए हम लोग भी लैंड्स को फॉरेस्ट को काटते हैं। नेक्स्ट, फॉरेस्ट से हमें वुड, फूड, रबर, हनी, अदर तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो हम इनके लिए भी ट्रीज को, फॉरेस्ट ट्रीज को काटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्सिक्वेंसी ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखिएगा, द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द एनवायरनमेंट आर वेरी सीरियस। सम ऑफ हार्मफुल इफेक्ट आर गिवन बिलो। कि डिफॉरेस्टेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत भयानक, बहुत खतरनाक है, कुछ हमें दिए हुए हैं। देखिएगा, रिड्यूस रेनफॉल। जब हम पेड़ों को काट देंगे, बड़े स्केल में फॉरेस्ट को काट देंगे, तो वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाएगी। टाइम के अकॉर्डिंग रेनफॉल नहीं होगी, क्योंकि प्लांट्स भी रेनफॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। रेन के लिए प्लांट बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट
जो वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, वो वाटर एवोपरेटेड होता है, उससे क्लाउड्स बनते हैं, यानी कि जो वाटर ट्रांसपिरेशन होकर जो वाटर क्लाउड्स में जाता है वो रेनफॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इंड्यूस मोर सॉइल इरोजन, जब पेड़ कट जाएंगे तो मिट्टी को होल्ड करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए पेड़ों की मिट्टी का कटाव, जो मिट्टी होगी उसके कटाव ज़्यादा होगा जब बरसात होगी। देखिएगा जैसे कि पुराने जो ओल्ड पर्सन्स हैं वो नदियों के किनारे, नहरों के किनारे पेड़ों को उगा दिया करते थे, क्योंकि जब नदियों में पानी निकलता है, पानी जब चलता है तो वो क्या करता है, वो अपना सॉइल इरोजन करता है, लेकिन जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो रूट्स होती हैं उस मिट्टी को अपने अंदर बांधे रखती हैं, इसलिए सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। वो सॉइल इरोजन होने को प्रिवेंट करती हैं। सॉइल इरोजन तो होता है लेकिन इतनी मात्रा में नहीं होता जितनी मात्रा में पेड़ों की बिना होता है। नेक्स्ट आता है इनबैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस। देखिएगा ह्यूमन, देखिए लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, यानी कि वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, नेचुरली वो कंज्यूम करते हैं, तो इस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मैनेज करते हैं। लेकिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है और नंबर ऑफ ट्रीज कम है, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उतनी कंज्यूम नहीं हो पा रही, इसलिए एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए इफेक्टेड है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देखिएगा जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, जिससे हमारे क्लाइमेट का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। नेचुरल क्लाइमेटीज, देखिए डिफॉरेस्टेशन के कारण नेचुरल क्लाइमेटीज बढ़ती हैं, जैसे फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट्स आती हैं, है ना, क्योंकि देखिए ड्रॉट्स को अंदर पानी सूख जाना, प्लांट्स क्या करते हैं वो अपने अंदर वाटर को स्टोर कर रहते हैं, तो वहाँ के एरिया को वो सूखने नहीं देते। और जब फ्लड्स होती हैं तो फ्लड क्या होता है कि जो सॉइल का जो ऊपरी लेयर होती है, जो फर्टाइल लेयर होती है उन्हें धो देती है, उन्हें खत्म कर देती है। लेकिन अगर वहाँ प्लांट होते हैं तो उस लेयर्स को वो वॉश आउट होने से रोक देते हैं। तो नेचुरल क्लाइमेटीज जो होती हैं वो हमारे उसके लिए डिफॉरेस्टेशन भी रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। लार्ज स्केल्स पे हम एनिमल्स के होम को तोड़ रहे हैं, ब्रेकिंग डाउन कर रहे हैं, ट्रीज को काट रहे हैं, तो क्या होगा कि एनिमल्स को अपना होम नहीं मिलेगा। क्या होगा, जब उन्हें अपना होम नहीं मिलेगा वो मर जाएंगे, या वो फॉरेस्ट से निकल कर कहाँ आएंगे, शहरों की ओर आते हैं। स्कैर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, क्लियरिंग ऑफ ट्री फ्रॉम फॉरेस्ट रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। देखिए आपको बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो फॉरेस्ट से ही मिलते हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं वो फॉरेस्ट से ही मिलती हैं, लेकिन आप ट्रीज को काट देते हैं, लगातार आप ट्रीज को काटते हैं, तो डेट इज मीन जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो कम प्रोड्यूस होते हैं, मार्केट में कम आ पाते हैं, यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट की शॉर्टेज जनरेट हो जाती है। रिड्यूसिंग वाटर टेबल्स, देखिए रेनफॉल जब होती है तो जो हमारा प्लांट्स हैं वो अपने अंदर वाटर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, वो अपने वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करता जाता है। लेकिन जब ट्रीज नहीं होंगे तो उन्हें वाटर को होल्ड करने वाला कोई नहीं होगा, पानी चला जाएगा, जिससे पानी की जो हमारी जमीन के अंदर पानी है उसका लगातार वाटर लेवल कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम वाटर लेवल जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे लगातार यूज कर रहे हैं, लेकिन वो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हम किस तरीके से फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं। देखिएगा
Massive afforestation work should be undertaken to cover large area of land with appropriate trees। देखिए हमें बड़े बड़े इलाकों में बड़े बड़े जो लैंड यूज नहीं हो रही उन लैंड पे हमें ट्रीज लगाना चाहिए, एफोरेस्टेशन करना चाहिए। फॉलिंग ऑफ ट्री इन फॉरेस्ट शुड बी बैंड। फॉरेस्ट के अंदर जो लोग ट्रीज काटते हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिए, उनको बैन करना चाहिए। यानी कि फॉरेस्ट एरिया में ट्रीज को लगने से या ट्रीज को काटने से बैन करना चाहिए। एवरी पीस ऑफ बैरन लैंड शुड बी प्लांटेड विद ट्रीज। जो हमारी बैरन लैंड है, बैरन लैंड का मतलब होता है, देखिए जो हमारी बैरन लैंड है यानी जो बंजर भूमि है, उन भूमियों पे हमें ट्रीज को उगाना चाहिए, क्योंकि जो बैरन लैंड है जो वहां पर हम ट्रीज को उगा देंगे तो वो फर्टाइल हो जाएगी। नेक्स्ट, बीड्स, डैमेज ट्री, क्राउडेड ट्री, डिसीज ट्री शुड बी रिमूव। देखिए बीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो ट्रीज की फर्टाइल यानी कि उनके जो देखिए जो बीड्स होते हैं वो ट्रीज के न्यूट्रिएंट्स लेवल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बीड्स को हमें फॉरेस्ट से हटा देना चाहिए। क्राउडेड ट्री हटा देना चाहिए, जो ट्री बीमार हो गए हैं उन्हें हटा देना चाहिए, डैमेज ट्री उन्हें हटा देना चाहिए। एंड फॉरेस्ट फायर मस्ट बी प्रिवेंटेड, क्योंकि जंगलों के अंदर ज़्यादातर फॉरेस्ट आग लग जाती है, क्योंकि गर्मियों में आग लग जाती है और वो जब हवाएं चलती है तो फ्रिक्शंस करते हैं और फ्रिक्शंस के कारण उनमें आग लग जाती है, तो फॉरेस्ट फायर प्रिवेंट होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फॉरेस्ट नर्सरी शुड बी स्टेबलाइज ऑन ए लार्ज स्केल्स। हमें बहुत बड़े एरिया पे फॉरेस्ट यानी कि प्लांट्स या ट्रीज के छोटे छोटे पेड़ों को उगाना चाहिए और उन्हें हम जहाँ पर जो भूमि खाली पड़ी है हमें वहाँ पर उगा देना चाहिए। वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन नेचर और प्रेजेंट इन देयर वाइल्ड लाइफ नेचुरल हैबिटेट कंस्टिट्यूट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ माने होता है प्लांट, एनिमल, माइक्रो जो पाए जाते हैं फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उनको हम, और जो उनके घर होते हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ क्यों कम हो रही है? देखिए हंटिंग, पॉचिंग इसका एक रीजन है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पे कुछ एनिमल्स के, कुछ बर्ड्स के, क्या है, कुछ इंसेक्ट की डिमांड बढ़ती है। तो क्या होता है कि जो शिकारी होते हैं उन एनिमल्स को मारकर इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं, तो हमें हंटिंग को प्रिवेंट करना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स के, प्लांट्स, एनिमल्स के, बर्ड्स के, उनके हमें तोड़ना नहीं चाहिए। यानी कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के ट्रीज को हमें कटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एनिमल्स के होम ही डिस्टर्ब हो जाएगा, होम ही खत्म हो जाएगा, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। देखिए मैन नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट बट आल्सो समटाइम्स चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ प्लेस बाय इंट्रोड्यूसिंग एक्सोटिक स्पीसीज ऑफ इंटरेस्ट सच एज स्पीसीज compact with nature species for food and space may be threaten the latter be extensive। देखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। देखिए हम अपने इंटरेस्ट के लिए हम नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते नहीं हैं, इसके अलावा हम जो बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं हम उसको भी चेंज कर देते हैं, जिसके कारण हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट्स होता है यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी जीन्स में हम लोग चेंज कर देते हैं, जिससे एक नई स्पीसीज जनरेट हो जाती है। तो क्या होता है हम लोग अपने इंटरेस्ट के लिए जो नेचुरल ब्रीडिंग होती है हम उनको भी चेंज कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सोटिक स्पीसीज। फॉरेस्ट फायर। देखिए सेटिंग द फॉरेस्ट ऑन फायर नॉट ओनली किल द यूजफुल एनिमल बट आल्सो कॉजेज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट लाइफ। देखिए जब फॉरेस्ट जलते हैं तो क्या होता है सारे प्लांट जल जाते हैं, प्लांट जलते हैं तो एनिमल भी जल जाते हैं, एनिमल भी मर जाते हैं, तो दोनों ही तरीके से प्लांट एंड एनिमल दोनों ही हमारे लॉस होते जाते हैं। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए हम
जितने भी हम लोग क्या करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए हम लोग जितनी जो हमें गॉड ने नेचुरल रिसोर्सेज दिए हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे पेट्रोल है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, वाटर है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो नेचुरल एनिमल्स है, जो हमारे एनिमल्स हैं, हम उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। उनकी पैदावारी बढ़ाने से के अलावा हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जाते हैं एज ए फूड, तो जिसके कारण उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो पॉपुलेशंस है वो लगातार गिरती चली जाती है। तो ये भी हमारा एक रीज़न है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हम के लगातार यूज़ कर रहे हैं। फिशेज़ हैं, कुछ फिश ऐसी हैं जो अब मिलना ही बंद हो गई क्योंकि हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया। क्रोकोडाइल हम ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसको मारा लोग तो वो ख़त्म हो गया। इलीगल हंटिंग करी बहुत सारी, तो क्या हुआ कि नेचुरल जो एनिमल्स है वो ख़त्म होते चले गए। आप देखिएगा इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, द लीगल और इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ और प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू एफिलिएटेड कंट्री इज एन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड एज ब्रॉट सेवरल एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज टू एक्सटिंक्शन। देखिए कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनका इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, हम लोग उनकी इलीगल पोचिंग करते हैं, इलीगल हंटिंग करते हैं और उन्हें हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट करते हैं, जिसके कारण उनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जा रही है और वो एक ऐसी स्थिति पे आ गए हैं, ख़त्म होने की कगार पे आ चुके हैं। लीगल लैप्स, देखिए द फेलियर ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इज yet another reason for the rapid depletion of wildlife। देखिए वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा, जिसके कारण वाइल्ड लाइफ जितने भी एनिमल्स हैं ऑर्गेनिज्म हैं और प्लांट्स हैं वो लगातार ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो लीगल लैप्स भी आ रहे हैं। ह्यूमन इग्नोरेंस, देखिएगा वी आर द रेस्पॉन्सिबल, हम लोग इसकी अहमियत नहीं समझते और हम इसको यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन इसको प्रोटेक्ट करना नहीं चाहते। तो क्या होता है कि वो लगातार कम होते चले जाते। तो इसका एक रीज़न है कि हम लोग इस चीज़ को इग्नोर भी करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फ्यूना। इन ए बायोस्फीयर रिजर्व यू फाइंड सम एनिमल and plant which normally you may not find any other area. This constitute is flora and fauna। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ पर एनिमल्स प्लांट पाए जाते हैं, जहाँ पर एनिमल प्लांट एग्जिस्ट करते हैं, वो अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम बायोस्फीयर्स कहते हैं। और जो एनिमल और प्लांट एक पर्टिकुलर रीजन्स में पाए जाते हैं, ना कि पूरे एरिया में, उसको हम फ्लोरा एंड फ्यूना कहते हैं। देखिए फ्लोरा, the different type of plant belonging to the that area are termed flora। कुछ important plants particular regions पे ही पाए जाते हैं जिसको हम फ्लोरा कहते हैं। जैसे साल है, टीक है, मैंगो है, जामुन है, सिल्वर है, तो ये सारी चीज़ें हमारे फ्लोरा आते हैं। फ्यूना ऑन अदर हैंड ऑल एनिमल फाउंड इन दैट एरिया कंस्टिट्यूट फ्यूना। इसके अलावा जो एनिमल इन पर्टिकुलर रीजन्स पे पाए जाते हैं उनको हम फ्यूना कहते हैं। जैसे जैकल है, बुल है, वाइल्ड डॉग है, लिपर्ड है, स्पीसीज ऑफ फ्रॉक्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, अदर फ्यूनाज हैं। देखिएगा बिसाइड क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरिया सम टाइम स्पीसीज ब्रीडिंग प्रोग्राम आर कैरिड आउट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल ब्रीडिंग ऑफ क्रोकोडाइल इन चेन्नई हैज बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर देन 8,000 क्रोकोडाइल फ्रॉम जस्ट 10 क्रोकोडाइल। देखिएगा अब क्या होता है कि ये लगातार बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जा रही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ब्रीडिंग सेंटर्स ओपन कर रहे हैं। ब्रीडिंग सेंटर जहाँ ओपन किया तो वहाँ पर हम इन स्पीसीज के जो ब्रीडिंग कराते हैं, उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको रखते हैं, और जिसके कारण उनकी पॉपुलेशंस को हम इंक्रीज करते चले जाते हैं। देखिए जैसा कि आपके मद्रास क्रोकोडाइल ट्रस्ट बैंक है, वहाँ पर जस्ट 10 क्रोकोडाइल से 8,000 क्रोकोडाइल्स रुपये प्रोड्यूस होने लगे। आपकी जो चंबल के अंदर
जो घड़ियाल केंद्र है वहाँ वो भी एक ब्रीडिंग सेंटर्स है धौलपुर के पास, वहाँ पर भी बहुत सारे क्रोकोडाइल्स को ब्रीडिंग की जाती है और वो नए इस पे बहुत सारे हर एवरी ईयर क्रोकोडाइल जन्म लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उन घड़ियालों की संख्या लगातार चंबल के अंदर बढ़ती चली जा रही है। आप देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेटेंड, endangered, extinct species. Because of large-scale habitat destruction, large number of plant animals have disappeared and become extinct, and many other awaiting to disappear. देखिए लगातार हम नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म करते चले आ रहे हैं, तो बहुत सारे एनिमल एंड प्लांट्स डिसअपियर्ड हो गए, ख़त्म हो गए हैं, और बिकम एक्सटिंक्ट यानी कुछ ख़त्म होने की कगार पे हैं, होने वाले हैं। Before we move further, let us try to know the category under which these animals are placed. International Union of Conservation of Nature and Natural Resources have classified rare animal on the basis of, देखिएगा इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स की उन्होंने क्या करा है कि उन एनिमल्स को कैटेगराइज किया हुआ है। देखिए प्रेजेंट एंड पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन कोर्स ऑफ टाइम, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन के डिक्लाइन हुए उसके आधार पर, एविडेंस एंड क्वालिटी ऑफ नेचुरल हैबिटेट क्वालिटीज के आधार पर, बायोलॉजिकल पोटेंशियल वैल्यू ऑफ स्पीसीज के आधार पर। आप देखिए पहला आता है एक्सटिंक्ट, ए प्लांट और एनिमल स्पीसीज विच वंस existed and flourished on the earth but not exterminated and can no longer to be seen on the earth. जो स्पीसीज, जो प्लांट, जो एनिमल खत्म हो गए, पहले थे अब खत्म हो गए, उनको एक्सटिंक्ट कहते हैं, जैसे कि हमारे डूडू। Endangered, any species in danger of extinction and who survive unlikely if causal factor continue operating is called endangered species। वो स्पीसीज जिनके नंबर ऑफ क्वांटिटीज कम होते चले जा रहे हैं ड्यू टू द डिफरेंट फैक्टर्स, उनको हम endangered species कहते हैं। द टाइगर्स, एलिफेंट, राइनोज, इंडियन वाइल्ड आर, इनकी स्पीसीज क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी इतनी कम हो गई हैं, तो ये endangered है। अगर हम इनको देखेंगे नहीं तो ये एक दिन वो आएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है वल्नरेबल, द स्पीसीज व्हिच आर लाइक टू मूव इनटू एंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर। वो स्पीसीज जो अपने नियर फ्यूचर्स के अंदर एक खत्म हो सकती है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकती है, उन्हें हम वल्नरेबल कहते हैं। यानी कि अभी तो बहुत है लेकिन आने वाले फ्यूचर में खत्म हो सकती है। अब रियर, देखिए स्पीसीज स्मॉल पॉपुलेशन दैट आर नॉट प्रेजेंट इन डेंजर बट आर एट ए रिस्क ऑफ बिकमिंग सो बिकॉज देयर स्मॉलर पॉपुलेशन। देखिए बहुत सारे एनिमल्स हैं जो स्मॉल पॉपुलेशंस हैं लेकिन आने वाले समय में इंडेंजर स्पीसीज में हो जाएंगे, उनको हम रियर एनिमल्स कहते हैं, जैसे स्नो लिपर्ड, हॉर्नबिल, थ्रेडेंट। देखिए स्पीसीज बिलोंग टू एनी ऑफ द कैटेगरीज इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रियर आर टर्म एज थ्रेडेंट। जो भी इन कैटेगरीज के अंदर स्पीसीज आती है उसको हम थ्रेडेंट स्पीसीज कहते हैं। द टर्म defined above have been provided by IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources ने इन टर्म्स को क्लासिफाइड किया है। IUCN has listed the threatened species of plant and animal in a book called Red Data Book। देखिए IUCN ने एक बुक बनाई है, उसमें उन एनिमल को लिखा है जो थ्रेटेंड है, होने वाले हैं, उसको हम बुक को रेड डाटा बुक्स कहते हैं, जैसे टाइगर्स है, राइनोसोरस है। अब देखिए नेशनल पार्क वो रिजर्व एरिया होते हैं जहाँ पर हम एनिमल्स, प्लांट्स को रखते हैं उनके बेटर लाइफ के लिए। ये देखिए जो भी नेशनल पार्क है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन्स के नहीं होते, ये गवर्नमेंट्स के होते हैं, और यहाँ पर हम एनिमल्स को रखते हैं जो इंडेंजर्स होने वाले हैं और एनिमल्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, इनलीगल पॉचिंग होने से रोकते हैं। देखिए इन ऑल दीज आर 97 नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत के अंदर कुल 97 हैं। आप देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिम कॉर्बेट पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, सिम्प्लिपल नेशनल पार्क है,
बहुत सारे हमारे नेशनल पार्क इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। सेंचुरीज, ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ एनिमल। देखिए सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, उनका एम होता है कि वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना। इन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कटिंग ऑफ ट्री फॉर टिम्बर and other forest product is permitted to private operation with specific instruction to the ensure that the well-being of wild animal does not suffer। देखिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, उसमें जैसे कि टिम्बर्स हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट हैं, उनको आप वो यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये है कि वो वाइल्ड एनिमल्स को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बायोस्फीयर रिजर्व। ए बायोस्फीयर रिजर्व इज ए डिजाइन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया होता है जहां पर हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्लोरा एंड फ्यूना को। द डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड प्लांट एज वेल एज द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल ऑफ एरिया। यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स की भी होते हैं, और यहाँ पर ट्राइबल्स पीपल्स होते हैं, वो भी रह सकते हैं। जैसे कि हमारे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, उत्तराखंड बायोस्फीयर रिजर्व है, ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है। अब नेक्स्ट आता है ज़ूलॉजिकल पार्क। जूज आर प्लेस वेयर एनिमल एंड बर्ड आर प्रोटेक्टेड बाय कीपिंग देम इन स्पेशल केजेस or inclusive for public exhibition. The animal are feed and care regular to by zoo authorities। देखिए जो zoological पार्क होते हैं यानी कि जू होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, उनमें एनिमल्स को रखा जाता है, बड़े बड़े पिंजरों के अंदर रखा जाता है। उनके वो लोग जो जू अथॉरिटीज़ होती हैं वो उसकी टेकिंग केयर करती हैं, उनको फीडिंग करती हैं, और जो उन एनिमल्स को लोगों के पब्लिक प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। देखिए रेड डाटा बुक, इट इज सोर्स बुक विच कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट। वो बुक जिसके अंदर सभी इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको हम रेड डाटा बुक कहते हैं। द डाटा बुक प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल और प्लांट स्पीसीज विच आर इंडेंजर्ड। और रेड डाटा बुक में वो सभी एनिमल्स होते हैं, वो सभी प्लांट्स होते हैं जो इंडेंजर्स की कैटेगरी में होते हैं। थैंक यू।